अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं PNN स्पेशल। मैं हूं उबैदुल्ला सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के दिन सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक ख़त लिखकर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब को ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को मेक श्योर किया जाए। यानी उन्होंने अपने ख़त को लिखने का जवाज़ ये तराशा कि जो उमर अयूब साहब हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ख़त लिखा था सदर मुमलिकत पर। सदर मुमलिकत ने निगरानों को याद दिलाया कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ एक काम है और वो है इंतखाब के दिन को और इस दिन तक के प्रोसेस को साफ शफाफ बनाना। तो अब इस सिलसिले में क्या कोशिशें होती हैं, क्या तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड ना सही चलें, प्लेइंग फील्ड ही मैसर आएगी या नहीं आएगी, इसको ज़रा हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला आप कह लीजिए कि यह आज का नहीं है या इस इंतखाब का नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के तैयारे का रुख मोड़ देना हो, या फिर इसके अलावा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को क्रश कर देना हो, तो ये हमारी सियासी तारीख़ इन तमाम मामलात से लेवल प्लेइंग फील्ड को तहस नहस कर देने से भरी पड़ी है। अलबत्ता आज के दिन एक जमात जो कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है ही नहीं, उसने कहा है कि वज़ीर आज़म भी हमारा होगा, वज़ीर आला सिंध भी हमारा होगा और मेयर कराची ऑलरेडी हमारा है और वो होगा। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का ये बयान कितना अहम है, और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड अचानक अगर मैसर आई है तो आई क्यों है, कैसे आई है, किसने यकीन दिलाया है, कोई डॉज तो नहीं दे रहा। इन सारी बातों को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम इंतखाब की बात करते हैं तो एक बड़ा मसला आ जाता है नारों का, वादों का, दावों का, मंशूर का। यानी ये जो नारे, वादे और दावे किए जाते हैं, मंशूर से इंतखाब तक के जो मामलात होते हैं, ये हकीकत का रूप कब धारेंगे। क्योंकि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मंशूर हो, पीपल्स पार्टी का मंशूर हो या तहरीक इंसाफ का मंशूर हो, ये जो मैनिफेस्टो होता है, मंशूर होता है, ये हकीकत पसंदाना नहीं होता। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर मामलात को डिस्कस नहीं किया जाता, सोशल इशूज़ को डिस्कस नहीं किया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात को एड्रेस नहीं किया जाता। वजह है कि सियासी जमातों के पास इक़्तिदार में आ जाने के बाद एक जामे और मरतूब जो पॉलिसी है वो नहीं होती है और हिकमत अमली नहीं होती कि जिसके तहत वो डिलीवर करें और आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करें। पैनल मेरे साथ है, सारे मामलात उनसे डिस्कस करेंगे। अव्वलीन तो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन करें वीडियो लिंक पे मुज़म्मिल असलम साहब। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तर्जुमान है माशी उमूर के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, रहनुमा है, नुमाइंदगी करते हैं। जबकि रफ़ीक रजवाना साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। रजवाना साहब, आप जो है आपकी तरफ आता हूँ, बताया जा रहा है महमूद मौलवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। मौलवी साहब, आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया, आप मुझे सुन पा रहे होंगे गालिबन। मैं ज़रा रजवाना साहब आपसे शुरू करता हूँ। जिस तरह से ये लेवल प्लेइंग फील्ड के मामला डिस्कस हो रहे हैं, इसमें तहरीक इंसाफ भी शिकवा करती है, पीपल्स पार्टी भी शिकवा कर रही है, सारों का शिकवा है सिवाय आपके। अब इस सारी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि आपको एक बड़ी सियासी जमात, एक बड़ा कद काट, 3 बार के वज़ीर आज़म, कम अज़ कम इतनी बात करें या उन जमातों के लिए बात कर लें जो इस वक्त विक्टम हैं और वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं, इससे आपके कद काट में मज़ीद इजाफा ही होगा? ये तो सारे कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और हमारे पार्टी के जो क़यादत है काफ़ी दफ़ा कह चुके हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और PTI ने जो आप आज मिले हैं वो अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, बिल्कुल ठीक है, उनकी डिमांड्स हैं और जायज़ डिमांड्स हैं, दे शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। हमारा तो ये केस ही नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है बिल्कुल ना हो। अब बात यह है कि इस लेवल प्लेइंग फील्ड के बहाने हमारे खिलाफ एक मुहिम चल पड़ी है, कम से कम उसको अब इस तरह के माहौल में उसको अब खत्म कर देना चाहिए और मैदान खुला है, हर कोई अपनी किस्मत आजमाई करे। मैं तो इस बात का कायल हूँ। तो आपके खिलाफ आपको क्यों लगता है कि ये मुहिम चल पड़ी है और आप ही को क्यों सबको लग रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैसर है? बस मियाँ साहब 4 साल के बाद, पौने 4 साल के बाद आए हैं। अच्छा। तो शायद अच्छा नहीं लगा उनको कि उनको बेल मिल गई, उनको अच्छा नहीं लगा कि वो मैदान में आ गए हैं। अभी तो हम काम कर रहे हैं, अभी से एक प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। अभी तो इलेक्शन दूर है, अभी तो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होना है, अभी तो सिर्फ ऐलान हुआ है तारीख का, इंशाल्लाह मुकर्रर वक्त पे होगा और हम भी इसके ख्वाहिशमंद हैं कि मुकर्रर वक्त पे हो और वक्त के साथ साथ सारी चीजें चल रही हैं। तो कोई ऐसी चीज नजर आए जिसमें हमें इलेक्शन में फेवर हो या किसी को फेवर हो तो फिर बात है। अभी तो इलेक्शन आया नहीं है, उससे पहले कह रहे हैं जी लेवल प्लेइंग फील्ड। कौन सा फील्ड और कौन सा लेवल प्लेइंग हो रहा है जी, मुझे बताएं। मैं तो कम से कम आई बैक डिसएग्री विद दिस थिंग। मिलना सबको चाहिए। मैं तो इसको मैं प्लीड कर रहा हूँ, मैं तो बल्कि इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड शुड बी फॉर एवरीवन, इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड हो। चलिए मैं फिर इसमें मुज़म्मिल असलम साहब की राय ले लेता हूँ ना। मुज़म्मिल साहब, आप मुझे बताइएगा, मुज़म्मिल भाई,
कि आपको क्या लगता है कि कहाँ तक मामले को ले जाया जाए या बार को कहाँ तक ले जाया जाए जो फिर आपका इत्मीनान हो, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फील्ड ढूंढने में मसरूफ़ है वो तो आप लोग ही हैं, आपके लिए हालात कुछ टाइट है बताया जाता है, तो आपका इत्मीनान कहाँ होगा, बार को कहाँ ले जाएं जो आप कहेंगे हाँ ये ठीक है, ये फील्ड ठीक है? देखिए जी, हमें किसी कुछ नहीं चाहिए, हमें ना प्रोटोकॉल चाहिए, ना पंजाब का गवर्नर हाउस चाहिए इजलास करने के लिए, ना हमें जो है पुलिस चाहिए कि वो हमारे जलसों में कुर्सियां लगाए। हमें सिर्फ ये चाहिए कि अब हमें जो है इंतखाबी अमल में जो रैलीज हैं जैसे दूसरे कर रहे हैं रैलीज, इस जलसे वगैरह वो बस हमें करने दें। और इसके अलावा जो है जब हमारा कैंडिडेट जब फील्ड होगा तो उसको जो है बराए मेहरबानी उसको उठाइएगा नहीं। तो बस ये हमारी इतनी सी डिमांड है, उससे ज़्यादा हमारी डिमांड नहीं है। अब इसके बरक्स जो है आजकल एक नया बयानिया सुनने में आ रहा है कि जी 2002, 2008, 2018 4 इलेक्शन हुए 2018 तक पाकिस्तान में, उसमें से नवाज शरीफ साहब ने 1 इलेक्शन लड़ा है। तो अब इसका क्या मतलब है, इसकी क्या दलील है कि अब वो सिर्फ नवाज शरीफ साहब अकेले इलेक्शन लड़े और बाकी पूरा पाकिस्तान इलेक्शन ना लड़े? अगर ये दलील देना चाह रहे हैं तो वो तो फिर उसका मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है। बहरहाल कहने का मतलब ये कि एक आज़ादाना जो है बस इलेक्शन एक्टिविटीज, इलेक्शन हम जैसे कहते हैं मंथ्स में आ चुके हुए हैं, शेड्यूल तो अभी अनाउंस होना है लेकिन तारीख आ चुकी हुई है, तो हमें इतनी बस एक्टिविटी दे दे। बाकी हम नहीं, मुझे नहीं पता कि बिलावल भुट्टो क्या मांग रहे हैं, इस्तेकाम पार्टी क्या मांग रही है। और रहा सवाल खान साहब के केसेस का, तो वो जो एक जिसे कहते हैं कि एक जो हक होता है, जो बुनियादी हकूक होते हैं, उसके हिसाब से उनके जो केसेस हैं उसको बस चलाएं। हम ये नहीं कह रहे कि जो नवाज शरीफ को जमानत दी तो उनको जमानत दे, मेरिट पे केस चला लें और ओपन कोर्ट होने चाहिए। जो बस ये चीज़ हम मांगते हैं। हम कोई ये नहीं कह रहे कि हमें जो है पंजाब दे दो, हमें केपी लिखवा दो, हमें सिंध दे दो आधा, हमें सेनेट दे दो, हमें सदर दे दो, हमें वजीर आजम दे दो, हमें 2/3 दे दो, हमें सादा अक्सरियत दे दो। ऐसी कोई डिमांड नहीं है खुदा न खासा हमारी। यानी 2018 जैसा आप कुछ नहीं मांग रहे ना जी? यानी 2018 जैसा आप कुछ नहीं मांग रहे? नहीं, 2018 में इमरान खान ने कब बोला कि मुझे 2/3 दे दो, बता दें, या सादा अक्सरियत दे दो? कब बोला था? मुजम्मिल भाई, मुझे थोड़ी बोलेंगे, मुझे बोला होता तो मैं तो बता भी देता, मुझे थोड़ी बोला है। हाँ, जहाँ बोला कोई रिकॉर्ड पे हो, कोई जलसे में कहीं हो, आवाम से जरूर बोलता है बंदा कि आप हमें जिता के जो है अक्सरियत से जितवाएं, लेकिन ये किसी से फरमाइश नहीं की जाती। फरमाइश यहाँ पे तो आजकल ये आ रही है, वो जो राना तनवीर साहब हैं नून लीग के, कल उन्होंने बयान दिया है कि हमें जो है सादा अक्सरियत दें ताकि हम अच्छी हुकूमत कर सकें। सादा अक्सरियत मतलब वो किससे उन्होंने सवाल किया है? आवाम से करें, आए। ये तो मैं भी रजवाना साहब से पूछ लेता हूँ, उससे पहले मैं जरा जुल्फ़िकार अली बदर साहब की तरफ भी चला जाता हूँ ना। जुल्फ़िकार साहब देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कहती है वज़ीर आज़म हमारा होगा, साथ ही एक ही जुमले में कह देते हैं कि हमारे पास लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं है। ये हो क्या रहा है आपके साथ? कोई डॉज तो नहीं हो रही? क्योंकि मसला ये है कि इस सारी सूरत हाल में एक चैलेंज दहशतगर्दी का भी, और आप एक वक्त में उसके विक्टिम भी रहे हैं, ANP भी उसकी विक्टिम रही है, बाकी सियासी जमातों की भी मूवमेंट मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो ये वाली लेवल प्लेइंग फील्ड इस वजह से नहीं मिल रही या किसी और वजह से नहीं मिल रही? अगर नहीं मिल रही तो फिर वज़ीर आज़म कैसे आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया उबैद साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब तो बहुत अरसे से लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे। आज तो उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला ही नहीं करते, हमने छोड़ दी बात करनी। उसकी वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 88 का इलेक्शन, उसके बाद 1990, 93, 97, 2002, 2008, इन तमाम इलेक्शंस में जो है ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी का मैंडेट छीना गया तमाम इलेक्शंस में। तो अब उन्होंने कहा गिला करना ही नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का, हम जैसे तैसे भी करके जो भी इलेक्शन के अंदर फील्ड होगी हम इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। ये कोई मैसेज नहीं है, ना कहीं से कोई इशारा है। ये बात है कि एक गुफ्तगू के अंदर बिलावल साहब ने बात बताई है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, लोग उसकी बात को समझते नहीं, तो अब हम बात ही नहीं करते लेवल प्लेइंग फील्ड की, हम वो गिला करना ही छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर कोई बात नहीं है। ये हमारा एक सियासी और जमहूरी राइट है जिसके लिए हम डिमांड करते थे, और बिलावल साहब तो 12 दफ़ा लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर चुके हैं। आज के बाद उन्होंने बात करनी छोड़ दी है, क्योंकि जो है जैसे भी होगा हम इंशाअल्लाह ताला, ये कोई इशारा नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी सियासी जमात अपना प्राइम मिनिस्टर की बनाने की ख्वाहिश कर सकते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो जब कहा है कि
मेयर हमारा है तो हमारा बना, अल्लाह ने बना के दिया, और चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा और जियाला प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर, जियाला प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का भी राइट है वो कोशिश करें। और जिस टाइम आप अपने लिए जब कोशिश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, दूसरे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं सेटिंग हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, फिर आप ये माने कि सारी कोशिश करके अपना वजीर आज़म बनवाएंगे ना। देखिए कुछ चीज़ें जो है ना वो प्राइमा फेसी नज़र आ रही होती हैं, वो सिग्नल्स आपको साइंस नज़र आ रहे होते हैं। यू हैव टू फॉलो द सिग्नल्स एंड साइंस इन द पॉलिटिक्स। अगर आप उसको नहीं देखेंगे, डे टू डे अफेयर्स के किस तरीके से चल रहे हैं, नॉर्मल लोगों के साथ किस तरह फैसिलिटेशन मिलती है कोर्ट की और एक ख़ास लीडर को कैसे मिलती है, तो इस चीज़ के अंदर से ये चीज़ें प्राइमा फेसी नज़र आ रही होती हैं। यू डोंट हैव टू अज्यूम, इट्स द ग्राउंड रियलिटी। चलें, अब तो खैर नैब तरामीम पर अपील होगी तो फिर आपकी तरफ भी मामला कुछ ना कुछ नरम होंगे ही, आप भी उससे फायदा उठाएंगे। नैब तरामीम कोई खास चीज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप तो जब से ये बना है, एहतसाब कमीशन बना था और नैब बना, तब से हम केसेस भुगत रहे हैं, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है। चले, मैं महमूद मौलवी साहब की तरफ चलता हूँ ना। ज़रा समझें तो सही कि इस्तेहकाम पाकिस्तान का दावा करने वाले, वो तक बिजली मुफ्त देने वाले, मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल की कीमत आधी करके देने वाले, उनके पास भी लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, या वो भी यही गिला करते हैं कि हमारी तरफ भी कोई नज़र करम नहीं हो रहा। महमूद मौलवी साहब, मामलात हैं क्या इस्तेहकाम के लिए? इस्तेहकाम के पास कम अज़ कम लेवल प्लेइंग फील्ड है, या क्या आप भी समझते हैं कि बाकियों की तरह आप भी मांगते फिरेंगे इलेक्शन वाले दिन कि हमारा हिस्सा कहाँ है? देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात करते हैं, असल में होता ये है कि जैसे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि पीपल्स पार्टी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का जो स्टेटमेंट है देना छोड़ ही दिया। देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास होता है, और मतलब मैं ये कहूँगा कि ये ओपन जो है होना चाहिए, साफ और शफाफ होना चाहिए, मगर इलेक्शन एज पर कल्चरल एंड नॉर्मल प्रैक्टिस ही होंगे। क्यों 2018 की जो अभी मेरे भाई बैठे हैं पीटीआई के, उनको भी पता है। देखे ना, कभी कोई फेवरेट होता है आवाम का, कभी कोई होता है आवाम, आप पूरी आवाम को लेना पड़ेगा ना। उसकी वजह ये कि खास तबके के आवाम को नहीं। तो उस हिसाब से 2018 में जो है लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास ज़्यादा थी, इस दफ़ा पीएमएलएन के पास ज़्यादा है, कभी पीपल्स पार्टी के पास ज़्यादा आ रही है। तो ये तो देखें, ये सर्कल में घूमता ही रहता है लेवल प्लेइंग फील्ड जिसको आप कहते हैं। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ कि जो भी इस वक्त इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे, वो एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। उसकी वजह ये कि क्लीन मेजॉरिटी, या आप कहें कि क्लियर मेजॉरिटी किसी भी पार्टी के पास मुझे नज़र नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि पीएमएलएन पंजाब में है, उसके अलावा वहाँ पे भी कंपटीशन है, पीटीआई भी है, आईपीपी भी है, पीपल्स पार्टी भी है। जी मैं कह रहा हूँ पीटीआई है। देखिए, पीटीआई इलेक्शन तो लड़ेगी। अच्छा। अब कोई ना कुछ सीटें तो निकालेगी ना। देखे ना, मेरे हिसाब से इलेक्शन तो लड़ना सबका हक है। पीटीआई, अच्छा मौलवी साहब, आपने एक बात की कि अवाम का जिसकी तरफ हो मामला वो जीत जाता है, फिर आपने अवाम को भी कैटेगराइज कर दिया। आपने बोला अवाम और ख़ास तबके के अवाम, ये ज़रा मुझे समझे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। दूसरा, आप तो खुद गवाह हैं 2018 के, 2018 में ख़ास अवाम साथ थी या सारी अवाम साथ थी, तो फिर तहरीक इंसाफ जीती थी? नहीं, मेरा ख्याल से खास और सारी दोनों सब साथ थे। देखिए ना, जो अगर सारी आवाम साथ नहीं होती, हाँ। तो इतनी मेजॉरिटी की सीटें देखे ना, उसकी वजह के 2013 में और 18 में जो फर्क है वो सबको नजर आ रहा है। और देखिए, उनको खुद को भी पता है। मतलब देखिए, हम बहुत सारी चीजें बोलते नहीं है, मगर रियलिटी तो सबको पता है ना। चलें, रियलिटी तो हम रियलिटी को क्यों नहीं फेस करते? नहीं, तो इस इलेक्शन की रियलिटी क्या है, जरा अगर आपने वन लाइनर दे रहा हो आपकी नजर में, क्योंकि आप तो वहां से इधर आए ना, तो इस इलेक्शन की रियलिटी क्या है आपकी नजर में? देखिए, रियलिटी ये है, देखिए मैं आपको बताऊं, रियलिटी ये, जैसे मैंने कहा, एज पर नॉर्मल प्रैक्टिस ही होगा ना। कोई चीजें चेंज नहीं होंगी, जैसे चल रही है मुल्क में जो कल्चर है, ठीक है ना, उसी कल्चर के हिसाब से। अब आप देखें ना, ये भी एक रियलिटी है ना, जो भी पार्टी उतरती है वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती है, ठीक है ना, और इल्जाम ठहराती है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और जो पार्टी आना चाहती आ जाती है, वो एस्टेब्लिशमेंट को साथ लेकर चलती है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना।
जैसे अगर वो उतर जाएंगे और उनको जो है पावर से उतारा जाएगा तो वो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहती है। बदकिस्मती ये थी कि पीटीआई ने बुरा भला कहने से एक हाथ आगे चले गई, वो दस्ते गिरेबान होना शुरू हो गई। और क्या हुआ? ठीक है, देखिए ना, लेकिन अगर मैं दूसरे कुछ मामलात हैं। आज मैं अलीम खान साहब को और जहांगीर तरीन साहब को भी सुन रहा था, मैं उससे मुतालिक भी सवाल आपकी तरफ लेके आऊंगा मौलवी साहब, लेकिन पहले मैं जरा रजवाना साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ एक बार फिर। रजवाना साहब, आप साथ ही है ना, मुझे सुन रहे हैं ना सर? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये मुजम्मिल साहब कह रहे हैं कि वो साहब जो अक्सरियत मांग रहे हैं वो आवाम से नहीं मांग रहे, वो किसी और से मांग रहे हैं। कौन दिलवाता है अक्सरियत? क्यों दिलवाएगा अक्सरियत? आप तो अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली नहीं लेंगे अक्सरियत। देखिए, राना तनवीर साहब ने जिस कंटेक्स्ट में बयान दिया हो मैंने तो पढ़ा नहीं है, तो उसका ये जवाब वो दे सकते हैं। वो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं है, हर किसी की अपनी इंडिविजुअल एक राय होती है। उससे ये नहीं मुराद किसी से मांग रहे हैं सादा अक्सरियत। उन्होंने तो कहा जी कि हो सकता है हमें सादा अक्सरियत मिल जाए। मैंने पढ़ा नहीं है, आपकी बात सुन के मैं अपना एक असेसमेंट कर रहा हूँ। तो इसलिए इस बात को ज्यादा बढ़ाने की बजाय हम आगे चले। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, अभी मंशूर आने वाले हैं, उस पर काम करें। और मैं ये समझता हूँ, मैं फिर रजवाना साहब, मैं मंशूर से मुतालिक आपसे सवाल कर लेता हूँ ना। देखिए, सुन ले, मैं मेरी बात पहले पूरी सुन लेंगे तो प्लीज। मैं ये कहता हूँ कि मंशूर जब आएंगे तो उस पर कम से कम इकोनॉमी पे किसी पार्टी के ऐसे मंशूर नहीं होने चाहिए कि इख्तलाफ हो। अगर है तो उस पर बैठ के कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। किसी की भी हुकूमत, सपोज मैं अपोजिशन में बैठा हूँ और पीपल्स पार्टी या कोई और जमात अपने मंशूर में इकोनॉमिक पॉलिसी देती है एंड दैट सूट्स द कंट्री, तो मेरा ये फर्ज है मैं उनके साथ सपोर्ट करूं। ठीक है, अगर उसमें कोई वेरिएशन है तो मैं अपने थिंक टैंक के जरिए, मैं अपने एक्सपर्ट्स के जरिए उसको जो है ना उसकी मॉडिफिकेशन दूं। क्योंकि पाकिस्तान आइंदा इलेक्शन में इन बातों का मुतामिल नहीं हो सकता कि 10 गिरेबान रहें, तमाम सियासी पार्टियां एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करें। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है इकोनॉमी का है, सबसे बड़ा इशू अवाम का है, सबसे बड़ा इशू गुर्बत का है, सबसे बड़ा इशू महंगाई का है। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ ले, हमारे मेहरबान बैठे, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है, इस पर भी कोई इख्तलाफ नहीं है कि इस पर एक कंसेंसस होना चाहिए। हमारे वॉलंटियर्स बड़े थिंक टैंक हैं, जरूरी नहीं हमारी पार्टी की ही सोच हो। बाहर से आप इनपुट ले, स्टेक होल्डर्स का इनपुट ले, अवाम का इनपुट ले। ये जब तक इकट्ठे नहीं चलेंगे, अगर रिजल्ट के आने के बाद ये वावेला हो जाए कि धांधली हो गई और ये चलने नहीं देंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। मैं ये समझता हूँ कि अब हमारे लिए एक नया सफर है। ये ना ही साबका इलेक्शनों की तरह इलेक्शन होगा, ना ही साबका पॉलिसियों की तरह चलेगा। जिस पार्टी के पास जो इकोनॉमिक इलेक्शन है इकोनॉमी का, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप कमेटी बना लें, जॉइंट कमेटी बना लें, यानी सारे लोग अपने मंशूर में मईशत का जो चैप्टर है वो एक साथ मिलकर डिसाइड कर ले। बड़ी एक अच्छी तजवीज़ है। पहले आप नहीं सुने सिद्दीकी साहब, पहले अपना दे, फिर उसके बाद एक जॉइंट मीटिंग करें, एक कमेटी बना लें। देखें, इस पे अवाम भी अप्रिशिएट करेगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को। ठीक है, मैं कहूँ जी पीपल्स पार्टी का मंशूर खराब है, वो कहीं नून लीग का खराब है, तो कम से कम इस तक तो मिनिमम कंसेंसस तो होना चाहिए। मैं बिल्कुल अपने दिल की बात कर रहा हूँ और अपने दर्द को शेयर कर रहा हूँ, अवाम के दर्द को शेयर कर रहा हूँ। मैं मुजम्मिल साहब से इस पे बात कर रहा हूँ। मुजम्मिल साहब, देखें, ये दूसरी बार है कि मुस्लिम लीग नून ने तजवीज़ दी हो। पहले मिसाक़ मईशत की फ्लोर ऑफ द हाउस पे तजवीज़ दी, आज रजवाना साहब आपके सामने कह रहे हैं कि कंसेंसस कर लें, इकोनॉमी पर मैक्रो लेवल पर कर लें। तो आप क्या समझते हैं कि माइक्रो हाउएवर इट सूट्स, एक जगह पे आ जाए सारे लोग के अगले 10 साल 15 साल मईशत इस तरह चलानी है तो चलती क्यों नहीं है? मुजम्मिल भाई, रुकावट क्या है? देखिए, बात यह है कि मईशत ना, इस इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं सोशल साइंसेस है। मतलब इसमें जो है ये प्योर साइंसेस नहीं है कि जो साइंस प्योर साइंसेस की तरह, जैसे न्यूटन का लॉ है कि ऊपर से आपने सेब छोड़ा तो वो जमीन पे आएगा। इकोनॉमिक्स इज द आउटकम ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है ना? अब इसीलिए कहते हैं दाई की जमात बाई की जमात। ठीक है ना? कुछ लोग कहते हैं कि जी हम, जैसे इकोनॉमिक्स में भी थ्योरीज हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमतें खर्चा करे, खसारा करके और नौकरियां पैदा करे। कुछ जो ममालिक हैं, जैसे मगरबी ममालिक हैं, वो कहते हैं कि जी वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, कि मतलब हर आदमी जो है कंट्रीब्यूट करे और जो जितनी मेहनत करे वो उस हिसाब से अपना हिस्सा ले जाए। तो मसला ये है कि मिसाक़ मईशत पूरी दुनिया में, कोई मुझे एक मिसाल दे देंगे पूरी दुनिया में कहीं मिसाक़ मईशत हुई हो, ठीक है ना, किसी जगह पे। अब एक हम ये कि ब्रॉड लाइंस जो है ना उस पर एग्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कि अगर मुल्क फलां लेवल से ज्यादा कर्ज पे जाएगा तो हम बजट काट देंगे सूबों का, वफाक का, तरक्याती, ठीक है ना।
सब में टैक्स देना होगा, चाहे वो ज़राअत वाला हो, चाहे पेंशनर हो, चाहे वो बाल काटने वाला हो, अगर उसकी काबिल टैक्स आमदनी से टैक्स लेंगे। ये नहीं कि असेंबली में जो है ज़्यादा जो है मुस्लिम लीग नून के अगर जो है वो आ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट आ गए तो उनके लिए पॉलिसी बन रही है, पार्टी के एग्रीकल्चरिस्ट आ गए तो उसके लिए बन रही है, पीटीआई वालों के फलां लोग आ गए तो उनके लिए बन रही है। ऐसा ना हो कि जिनकी भारी अक्सरियत आ गई असेंबली में उन्होंने अपनी दुकानदारी खोल दी हो, ठीक है ना। तो ये हम ब्रॉड जो है एक्सपोर्ट्स पे हम कंसेंसस कर सकते हैं कि एक्सपोर्ट को सस्ती गैस देनी है तो उनके लिए किस तरीके से वो काम करना है। अगर हमारे लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं उनका करना कि आप देखें ना, पीपल्स पार्टी 2 दिन से पीआईए पे फिर शुरू हो गई। हाँ जी। ये टाइकून वो टाइकून पे कोई हाथ नहीं रखता, ठीक है, और वो मुल्क कर्ज लेके। हाँ, इन ब्रॉड चीजों पे आप कंसेंसस कर लें। बाकी अगर आप कहेंगे मिसाक हो जाएगी, ये बार बार मिसाक का हम एक दूसरे को मतलब वो बताने के लिए इसमें मुजम्मिल भाई एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि आईएमएफ को कैसे डिसीव नहीं करना है, इसको भी शामिल कर लें। देखिए आईएमएफ का एक पैरामीटर बचा। अब एक घर की मिसाल ले लेते हैं। एक घर अगर मकरूज हो गया तो एक आइडिया ये कि जी और कर्जा लेते रहते हैं, और एक आइडिया ये कि यार अब बहुत मकरूज हो गए, अब कुछ जायदादें बेचते हैं, कुछ चीजें बेचते हैं, कुछ पेट काटते हैं और एक इससे कर्ज से जान उठानी है, छुड़ानी है। इस पे फैसला कर लेते हैं, ठीक है ना, कि ये फैसला हो सकता है कि नहीं हो सकता। यहाँ पे आप अगर पेट काटने की बात करते हैं तो अलग अलग लोग उठ जाते हैं कि जी ये हमारे साथ ज्यादती होगी, हमारे साथ ज्यादती हो गई, सूबाइयत आ जाती है, जबान आ जाती है, और 10 मसाइल आ जाते हैं। किसी पे टैक्स लग जाए तो मसले आ जाते हैं। इन चीजों पे ब्रॉड पैरामीटर्स पे एग्री कर ले कि हाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, इस पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कि जैसे अभी पीआईए पे पीपल्स पार्टी कर रही है, हमेशा करती है। हमेशा नुकसान भी सबसे ज्यादा, नौकरियां भी बढ़ जाते हैं, उसमें नुकसान भी हो रहा होता है। मैं इसका जवाब तो लेता हूं, लेकिन मैं रजवाना साहब से पूछता हूं, फिर अब उन्होंने ये तजवीज़ दी है, मैं उनसे पूछता हूं रजवाना साहब, आपकी ये तजवीज़ पर मुजम्मिल साहब की आपने बातें सुन ली हैं, फिर आपका वफ्द कब रब्ता करा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि जी ये आए मईशत के मामलात को सेटल कर लेते हैं, कब शुरू कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह कर रहे हैं आप? अपना अपना इकोनॉमी का चार्टर बनाएंगी हर पार्टी है, तो हमारी ये सजेशन होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, डिस्कस करेंगे और मिल के चलना चाहिए, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अवाम भी अप्रिशिएट करेगी। देखो मैं बड़ी एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, अवाम अप्रिशिएट करेगी। अवाम जो सियासी धड़ों में बटी हुई है, कम से कम वो अपनी बेहतरी के लिए तो सोचेगी ना कि ये सारी पार्टियां इस बात पर राजी है। मैक्रो लेवल पे छोटे छोटे इशू पे जाने की जरूरत नहीं है, और मैक्रो लेवल पे एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हुकूमत किसी की भी हो, ठीक है जी, जो पाकिस्तान की इंटरेस्ट में है, चाहे डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट में, चाहे हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग नहीं है, चाहे हमारे जो रेमिटेंसेस कम है, ये हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो है ना मैयर्स लेनी पड़ेगी। एफबीआर का ट्रस्ट डेफिसिट है पाकिस्तान में, कोई इनकम टैक्स देना चाहता है तो उसको एफबीआर पे ट्रस्ट नहीं है, कुछ एवियन करते हैं, कुछ बच जाते हैं, कुछ ट्रेडर हैं, किसी पे टैक्स लगाएं तो वो शटर डाउन कर देते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू बी पाकिस्तानी एंड लॉयल, ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तो ये कौम को कन्विंस करना पड़ेगा, भाई आप बेहतरी चाहते हो तो आपको अपना अपना रोल अदा करना पड़ेगा। ये बहुत भारी काम है, बहुत लंबा काम है, मगर इसके लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज को लीड लेनी चाहिए, सबको लीड लेनी चाहिए। चलें, मेरी ये गुजारिश है। मैं दोनों जो बाकी मौजूद मेहमान हैं जुल्फ़िकार भाई और महमूद मौलवी साहब, दोनों से इनकी भी राय लेता हूँ। मौलवी साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि आपके सामने है रजवाना साहब की तजवीज़ और मुजम्मिल भाई का फिर उस पर एक अपना एनालिसिस ज़ाहिर है, उनकी एक्सपर्टीज़ है इकॉनमी को लेके। आप क्या समझते हैं कि अगर ये आप जिस चीज़ पर अगला इलेक्शन आपने लड़ना है, ये लड़ाई बेसिकली है ही मईशत की अगले इलेक्शन में, उस लड़ाई पे अगर सारी जमातें एक हो जाएंगी तो फिर ये वो घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या वाला हिसाब है, ये होगा किस तरह? आप समझते हैं ये काबिल अमल तजवीज़ है? नहीं, बिल्कुल ये तजवीज़ बिल्कुल सही दे रहे हैं, और अल्टीमेटली नहीं तो सियासी जमातें फिर लड़ेंगी किस बुनियाद पे? देखिए लड़ना अलग बात है, मगर आपको बता दो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि इलेक्शन के बाद जो दंगे फसाद और अनस्टेबिलिटी, उसकी वजह ये कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के बाद एक दूसरे पे इल्जामात और रोड पे आने की बात करेंगे और इकनॉमी को तबाह करने की बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं तीसरी कुव्वत मजबूर होगी क्या आने को। उसकी वजह ये कि ये मुल्क को तो तबाह नहीं कर सकते ना, तो कोई भी जो है मुल्क को तबाह होने नहीं देगा। तो इसमें मेरे ख्याल से सबकी बेहतरी ये है कि पॉलिटिकली बैठ के
चीजों को सॉल्व करो। जैसे मैं कह रहा हूं, मैं उनसे 100% अग्री करता हूं, एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी। मैं आपको इससे पहले मेरा स्टेटमेंट यही था कि जी इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट बनेगी जब सब बैठ के। उसकी वजह ये कि कोई पार्टी अकेला जो है इस मुल्क के जो दौरान में है उसको अकेला नहीं निकाल सकता। जो मैं देख रहा हूँ, जी मैं दे रहा हूँ, पहले मैं मौलवी साहब की बात सुन रहा हूं। दौरान से उनको नहीं निकाल सकेगा अकेला। आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे ऐड करें। मैं ये कह रहा हूँ कि महमूद भाई, ये आपकी जो बात है ना, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। देखें, अभी जो पीडीएम था वो एक पार्टी को हटा के बाकी तो सब मिल बैठ गए थे ना साथ। हाँ। उसमें जो है फिर पीछे आशीर्वाद कह लें या पीछे आप सपोर्ट कह लें कि इदारों की भी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 16 महीने पाकिस्तान के बदतरीन जिसे कहते हैं कि वो 75-76 साल के थे, जिसकी वजह से आज नून लीग जो है अपने ही सूबे में, एक सूबे की जमात थी वहां पे भी ट्रबल पे है, तो और बाकी जमातों के साथ भी इशू हैं इस वक्त। लेकिन हम उस पर नहीं जाते। मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं ना कि नेशनल गवर्नमेंट बन जाए और नेशनल गवर्नमेंट में जो है फैसले, आप मुझे बताएं ना कि अभी ये जो पीडीएम बनी थी उस पर कितने फैसला साजी में। अभी पीपल्स पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, खुर्शीद शाह माफी मांग रहे हैं कि हमने गलती कर ली उस हुकूमत में जाकर, ठीक है ना। एमक्यूएम डिसोन करती है, हालांकि सिंध में भी थी, सबको डिसोन करती है। तो और सब ये कहते हैं कि जी नून के पास जो है सारी इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज थी, वो फैसले करते थे, हम तो बस जाते थे खाना पूरी करने के लिए। नून वाले कहते हैं कि हमें आईएमएफ कहती थी और हम जो है यूं है वो है कर रहे। तो ये तजर्बा भी नाकाम हो गया। इसको थोड़ा सा रीमॉडल करना, मैं ये नहीं कह रहा कि कंसेंसस ना हो, लेकिन इसको रीमॉडल करना पड़ेगा। होता क्या है कि अक्सरती जमात, बड़ी जमात, वो ऊपर फैसला कर लेती है, काबीना के मेंबर को बुलाती है, कहते जी पास कर दो, चलो जी निकालो इसको बाहर। अब वही चीज जो है, जब बिजली के रेट बढ़ गए, पीपल्स पार्टी बैकआउट कर गई, जी हमारी वजह से नहीं बढ़े। पेट्रोल के रेट बढ़े तो सारे बैकआउट करके एमक्यूएम तड़ियां लगाने लग गए कि ये रेट आपने नाजायज बढ़ाया, हालांकि अंदर जाके सब खामोश होते हैं। तो या तो फिर आप ऑनेस्ट हो जाएं। तो यानी इसमें एक मसला और आ गया। मुजम्मिल भाई, मुझे एक ब्रेक भी लेना है, मुझे जुल्फ़िकार भाई से भी पूछना है कि मीसाक की हम बात करें तो मीसाक जमहूरियत तो खैर पीपल्स पार्टी ने भुगता हुआ 2011 में, फिर मीसाक जमहूरियत होने के बाद इनका अपना वज़ीर आज़म भी घर चला गया। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं उसको मैं अगर महमूद मौलवी साहब की बात के साथ कनेक्ट करूँ कि अगली हुकूमत मखलूत होगी या एक हंग पार्लियामेंट होगी, तो फिर ये कंसेंसस वाली बात तो पीछे रहेगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू पीएनएन स्पेशल। और ब्रेक पर जाने से पहले मुजम्मिल असलम साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि एक जमात जो है वो जब टेक ओवर करती है, उसकी अक्सरियत ज़्यादा होती है और बाकी उसके साथ इत्तेहाद करती हैं, तो वो फैसला करके फिर काबीना से बोलते हैं साइन करते हैं और उसको पास करते हैं। ये 16 महीने में भी हुआ और अगर आइंदा भी महमूद मौलवी साहब के कहे के मुताबिक इसी तरह का सेटअप आएगा तो फिर जुल्फ़िकार बदर साहब, ये सारे मामलात तो फिर एग्जीक्यूट नहीं होते। फिर माशी जो हमारे चैलेंजेस हैं वो कोई एक सियासी जमात हाईजैक कर लेगी, इससे निकलेंगे कैसे? और मिसाकों के साथ आपकी तो खैर हिस्ट्री है। ये ऐसा नहीं है। एक्चुअली चीज़ ये है कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे पीछे जितनी भी हुकूमतें आई हैं ये 16 माह की गवर्नमेंट से पहले, उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में ख़ास तौर पे आसिफ अली जरदारी साहब ने 3 बड़े मेजर प्रोजेक्ट किए, तो बहुत ज़्यादा, लेकिन हुकूमत जाने से पहले जो 3 मेजर प्रोजेक्ट थे जिसमें सी पैक उसको कंटिन्यू नहीं कराया गया, टापी गैस पाइपलाइन वो अभी 16 माह की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब ने उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, और ईरान गैस पाइपलाइन ही अगर कर ली जाती तो थोड़ा सा पाइप था, पाकिस्तान को सस्ती गैस मिलती, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती गैस मिलती, आपके हाउस होल्ड को सस्ती गैस मिलती, तो आपकी बिजली सस्ती होनी थी। बिजली सस्ती होने से आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कंपेटिटिव होनी थी, आपका एक्सपोर्ट बेहतर होना था, आपका फॉरेन एक्सचेंज जो है बाहर से रेमिटेंसेस बेहतर आनी थी, तो ये पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते थे। ये देखना है कि किसने नहीं होने दिया आज तक जो मामला रुका रहा, ये देखने वाली बात है। टापी गैस पाइपलाइन इतने अरसे से जो रुकावटों का शिकार थी वो किसने नहीं होने दी। फिर सी पैक का प्रोजेक्ट जिसने जितना चला फिर रोका, वो क्यों नहीं होने दिया। पिछली गवर्नमेंट जब आई तो मैं तो एक बात कह रहा था, खान साहब की हुकूमत के अंदर भी अब देखें कार्टल्स और माफियाज के नुमाइंदे बैठे हुए थे, वो चाहते थे कि पीआईए भी बिके और बहुत सारे और इदारे भी बिके। ये जो 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम की बात करते थे ना, खान साहब की वाहिद हुकूमत थी जिसके अंदर
पाकिस्तान के तमाम बड़े इकोनॉमिस्ट आके उस हुकूमत का हिस्सा बने और फिर छोड़ के चले गए, क्योंकि वो एक ऐसी हुकूमत थी जिसके अंदर एक बहुत बड़ा अफलातून और अरस्तू को पहले 8-9 माह वजीर ख़जाना बनाया गया और फिर वो बुरे तरीके से फेल हुआ और फिर IMF के पास जाके घुटने टेक के, और IMF ने भी फिर मुर्गा बना के इनसे एग्रीमेंट करवाया, और जिसकी पासदारी आज तक हुकूमत को करनी पड़ी है और कोई हल नहीं निकल रहा। और अब हर अरस्तू उठ के आके ये बातें करता है कि जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बताई जाए, क्यों नहीं आपने सोलर पाकिस्तान के अंदर उसको हाउस होल्ड के लिए आम किया? अगर हाउस होल्ड को सोलर दे देते, दिन के टाइम पे वो फ्री बिजली लेते, रात को वापडा की बिजली यूज करते, किसने रोका? क्यों आपने नहीं रोका? अभी भी मौका है। 15 साल में वैसे सिंध सारा सोलर पे है। सिंध अब जा रहा है सोलर पे, बहुत सारे। 15 साल में आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि सिंध के अंदर जो है ना, ये फेडरल गवर्नमेंट का महकमा था, पॉलिसी फेडरल गवर्नमेंट बनाती है, ये सूबाई गवर्नमेंट का महकमा नहीं है जिसके अंदर सोलर का काम किया जाए। ये नेपरा और पेपको और फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने मिलके अपनी इजारादारी बनाई हुई है, वो करने नहीं देते। आज भी आप देखें कि पेपको नेपरा जो है वो रेट्स बिजली के बढ़ाती है, उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। भाई कहीं पे आपने जाके कोई अपील करनी होती है कि बढ़ाए किसके कहने पे, कहाँ कैसे बढ़े हैं रेट? कोई है कोई एपेलेंट इदारा जहाँ पे जाके आप उसको रोक सकते हैं? नहीं। मैं जो बात कर रहा हूँ, आज भी मौका है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे आप देखें बहुत सारे बैंकों के अंदर क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंस्टॉलमेंट के ऊपर मोबाइल फोन, टेलीविजन, सरकार यानी आप कह रहे हैं कि सोलराइजेशन को फैसिलिटेट करें, तो बिल्कुल उस तरह उसको फैसिलिटेट किया जाए। लोग किस्तों में दें, साल 2 साल के अंदर पैसे पूरे हो जाए। अभी हमारी IMF की किस्तें नहीं आ रही जुल्फिकार भाई, पता नहीं हम क्या क्या किस्तों पे करें, हमारे मसाइल। खैर मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मामलात को कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि अब हम मंशूर की तरफ और वादों की तरफ, दावों की तरफ और फिर उसकी डिलीवरी की तरफ आ गए। मुजम्मिल भाई, 2018 का जो इलेक्शन था उसकी एक कैंपेन थी, सबको बताया गया तब्दीली है, मैनिफेस्टो था, और जिस तरह से जुल्फिकार भाई ने भी कहा कि फाइनेंशियल टीम बना दी गई, वज़ीर आज़म हाउस में तालीमी दरसगाह होगी, फिर वज़ीर आज़म हाउस का सामान भी बिका, सारी चीज़ें। उसमें आपने कोविड की बड़ी ज़बरदस्त हैंडलिंग की, नो डाउट इसका क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन मजमूई तौर पर आप नहीं समझते कि मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी, जो गोल्स थे, जो टारगेट्स थे, उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो एहतिसाब के मामले पर लग गई, और हमारी सारी सियासी जमातों की, हुकूमतों की गलती जो रहती है इंतकाम की सियासत की, उसमें उलझ कर जो अवामी फलाह बहबूद के काम थे वहाँ नहीं जा सके, और ज़्यादा कंजम्पशन जो है वो एहतिसाब पे रह गई और फ़ायदा भी कोई भी नहीं हुआ। देखिए बात यह है कि पहला दिन था, इमरान खान असेंबली में आए थे, और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पहले दिन उस वजीर आज़म को बात करने नहीं दी गई और शोर मचाया था, और पहले दिन से ही ये इन्होंने हुकूमत डिस्टेबलाइज करने की बातें की। अभी तो ख्वाजा आसिफ और सब ने बोल दिया ना कि 9 महीने बाद ही हमने जो है गारंटी दे दी गई थी कि ये हुकूमत चेंज हो रही है। उन्होंने कहा फिर बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा मामला, तो इन्होंने थ्रू आउट 3.5 साल काम नहीं करने दिए। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाते थे तो कहते थे अवाम के इन्होंने चोरी चला दी, और जब आखिर में कम किया तो इन्होंने कहा कि बारूद सुरंगी बिछा दी। IMF लेते नहीं थे तो कहते थे इन्होंने 10 महीने क्यों लगा दिया IMF लेने में, और जब IMF ले लिया तो इन्होंने PTIMF के दिया, और फिर जाते हुए जब हमने अपनी चीजें अपनी खुद अपने पैरों पे खड़ा करके अपनी चीजें कर दी तो इन्होंने कह दिया कि बारूदी सुरंग IMF के साथ ये करके मुल्क दिवालिया, हालांकि दिवालिया खुद करा दिया। तो ये किसी जगह खड़े तो हो, फिर बात ये कर रहे हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त कि जी वो आसिफ जरदारी सीपैक का नाम दे के बच्चे का नाम रख के चले गए, ना ये बताया कि इसका करना क्या है। सीपैक का एक प्रोजेक्ट मुझे बता दे जो मुनाफे में हो, जो हुकूमत है पाकिस्तान की इस वक्त गले की हड्डी बनी हुई है। 2200 अरब रुपए इस साल देने हमने उसमें कैपेसिटी पेमेंट में, सारी सिर्फ पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो आप ये सीपैक की बातें कर रहे हैं, मुझे बताएं तो सही कि सीपैक से कितना। फिर आप इधर आ जाए, सिंध ये वाहिद सूबा है ऐसा जिसके पास अल्लाह ने हर रिसोर्स दिए, पोर्ट दिया, अपनी गैस दी, सही है, फिर यहाँ पे स्किलफुल पढ़े लिखे लोग दिए, कराची शहर दिया। हशर क्या करके रखा हुआ है इस वक्त सिंध का इन्होंने 15 साल से। आज सिर्फ मैं कहूँ सिर्फ सिंध जो है ना, अगर सिंध से कराची निकाल दे तो ये सिंध आप मोन्जोदड़ो के जमाने में पहुंच जाएगा। आज सिर्फ ये सिंध में इतना पोटेंशियल है कि ये पाकिस्तान को जो है मतलब अच्छी बड़ी तरफ के लेके जा सकता है, लेकिन हमने इसको जाया कर दिया। सारी सनत यहाँ से उठा के पंजाब चली गई, एक कोई सनत लगाने के लिए यहाँ तैयार नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं बनाया। ये बात कर रहे हैं कि सस्ती गैस दे दो, सस्ती गैस दे दो। आपके पास तो अपने सूबे में गैस थी मेरे भाई,
आपने उसका इस्तेमाल, आज तक आपको पता है सिंध की सनत को पूरे पाकिस्तान से आधी से भी कम कीमत पे गैस मिलती है, उसके बावजूद आप सिंध नहीं खड़ा कर सके। एक सड़क जो है 100 मीटर की जो है ना, कोई साबुत दिखा दें कोई सिंध के अंदर, तो ये तो हशर किया है। तो कहने का मतलब ये भाई कि ये जो आप बातें कर रहे हैं ना कि उन्होंने 3.5 साल में क्या किया, आप 3.5 साल की IMF की आखिरी रिपोर्ट उठा लें, हाईएस्ट ग्रोथ आखिरी 2 साल में 6.1%, उससे 3.5 साल में सेकेंड लास्ट ईयर में जो है 5.7%, लास्ट ईयर में 6.1%, रेमिटेंसेज 19 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर, एक्सपोर्ट 24 अरब डॉलर से 33 अरब डॉलर। फिर इसके अलावा कोविड आपने 100 साल का सबसे बड़ा, इनसे तो टिड्डी दल नहीं संभाला गया, उसके लिए भी आगे कि जी टिड्डी दल के लिए इमदाद दें। वो करोड़ों की गाड़ियां ले ली टिड्डी दल के लिए, आज वो सारे दोस्त सदरात चला रहे हैं हमारे मजे से, फॉर्च्यूनर और रीवो। अब टिड्डी दल के लिए जो है बजट में जो ये चीजें ली गई हैं पाकिस्तान में, ये तो हशर किया गया। फिर सूबे में घुसने नहीं देते थे किसी को, कोई तरक्याती वो कहते थे कि ये प्रोजेक्ट हमें दे दें, वो नहीं ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते। एक NICVD की हमेशा जो है ना कहानी सुनाते रहते हैं, कभी आप जाएं तो सही। मैं 3 दफा गया हूँ, खुदा की कसम उल्टी होने लग गई, इतना बुरा हाल है वहां पे। और कह रहे हैं कि जी पूरे पाकिस्तान के लोग वहां इलाज करने आते हैं। अगर करते ना आप सेहत कार्ड दें, आज PTI जीत ही इलेक्शन सेहत कार्ड की वजह से रहे, अपने फलाई काम की वजह से रहे। तो ये सारी चीजें कर देते सामने आके, लेकिन ये लड़ने का वक्त नहीं है। सही है, ये यानी आपकी बात है कि मसाइल को हल करने का वक्त है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि हम कम से कम इधर दूसरे के पॉइंट स्कोर करने की बात नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम यहाँ तक आ गए। मुजम्मिल भाई, मैं ज़रा रजवाना साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेता हूँ। रजवाना साहब, आप ये सारी बातें सुन रहे हैं, मुजम्मिल भाई भी बात कर रहे हैं। एक मसला है जो जिसकी तरफ मुजम्मिल भाई ने इशारा किया था, और वो ये कि एक सियासी जमात यानी जो PDM का 16 महीने का इत्तेहाद था, उसमें ड्राइविंग सीट पे आप थे, क्योंकि कल तस्नीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ थे, साबिक वज़ीर दाखिला पीपल्स पार्टी के रहनुमा। वो कह रहे थे कि सवारियां गाड़ी में थीं, ड्राइवर को नज़र आ रहा था आगे खाई है, लेकिन वो गाड़ी चलाए जा रहा है और उसने जाके गाड़ी खाई में गिरा दी। हमारी एक बात नहीं मानी, यानी वजारत ख़जाना का उन्होंने ये नक्शा हमारे सामने पेश किया। अब जिसने ज़ख्म दिया है वही ज़ख्म भरेगा भी, ये कैसे? कहाँ थे जब मखलूत हुकूमत चल रही थी? यहाँ पाकिस्तान में एक रिवाज है कि रिटायर होने के बाद किताब लिखी जाती है, जेल में जाने के बाद किताब लिखी जाती है, याददाश्तें लिखी जाती हैं, हुकूमत से निकलने के बाद फिर हुकूमत की बुराइयां नजर आती हैं, मखलूत हुकूमत से निकलने के बाद मखलूत हुकूमत की बुराइयां नजर आती हैं। बात यह है कि अब हमारे पास ऐसा वक्त है कि हम इन बातों पे माजरत के साथ गुफ्तगू करके वक्त जाया करें। मैं कहता हूं जी, हम इस वक्त 4 जमातों के नुमाइंदे इस वक्त आपके प्रोग्राम में शरीक हैं, ठीक है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब नई बनी है, लिहाजा ये अपनी परफॉर्मेंस आगे दिखाएंगे तो बात करेंगे, ठीक है जी। हम 3 जमातों के नुमाइंदे बैठे हैं, क्या ये हमारे फराइज में शामिल है? नौज़बिल्ला कोई हमारे ईमान का जुज़्व है कि हमने अपनी पार्टी को का तराना ही बुलंद करना है? हमने अपनी पार्टी के इतने गुण गाने हैं, इतनी तारीफें करनी है कि बाकी पार्टियों को जीरो कर दें? अब पाकिस्तान की सियासत इस तरह नहीं चलेगी, खुदा के लिए। मैं एक सीनियर आदमी हूँ, पार्टी का मैं एक सीनियर ओहदेदार हूँ, मुझे मेरी पार्टी की मेहरबानी से मैंने बहुत कुछ 2 दफा सेनेटर रहा, बहुत कुछ ओहदे देखे, सीनियर वकील हूँ, मगर मेरे दिल में, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, अल्फन कह रहा हूँ, ये दर्द है कि हम इसी तरह से ही कहते रहेंगे कि मैं बेहतर हूँ और मैं में पड़े रहेंगे, हम की बात नहीं करेंगे। अब आई से हटके हमें वी की बात करनी चाहिए, खुदा के लिए। अब ये बातें छोड़ दें, और मैं आपको सदीकी साहब आपको भी कहूंगा कि फ्यूचर की बातें करें। अब अपने प्रोग्राम में ऐसी चीज रखें कि हम पॉजिटिव बात करें, और हम डिफेंसिव हो गए अपनी जमात को ही डिफेंड करते रहें कि मैंने तो दूध की और शहद की नहरें बहा दी थी, अवाम को फैसला करने दे कौन सा दौर अच्छा था। मगर एक बात यहाँ है, अवाम इस वक्त बड़ी तकलीफ में है। जिन जिनकी भी हुकूमतें रही, हर किसी ने अपना अपना काम किया, थोड़ा किया, ज्यादा किया, पर मूरत इल्जाम ठहराने का वक्त नहीं है। ये टिपिकल पॉलिटिक्स, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट हूँ, ये टिपिकल पॉलिटिक्स अब पाकिस्तान में नहीं चलेगी, अवाम आपका साथ नहीं देगी। अब हमें अपने अतवार, अपने तरीके, अपनी पॉलिटिक्स का स्टाइल बदलना पड़ेगा।
और हमें हक चले की आप बात बार बार मुझे कम से कम रजाना करनी साहब कह रहे हैं पड़ेगी। कि मुस्तकबिल की बात करें, तो मैं आपसे जरा इस पे बात कर लेता हूं, क्योंकि आइए। मंशूर की तरफ हम बातचीत कर रहे थे 2018। मंशूर अभी सामने नहीं आया, ठीक है, देखिए। नहीं मंशूर से मुराद ये कि आइंदा इलेक्शन किस बुनियाद पर है, ठीक है, आपने मईशत को अपना हदफ रखा, मैं जरा उसको समझना चाह रहा हूँ आपसे ना। 2008 से 13 का जो मामला था, उसमें जब आपने 13 में हुकूमत संभाली तो दो बड़े चैलेंजेस पे आपने काबू पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। एक दहशतगर्दी का नासूर था, उसका खात्मा हुआ, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पे थे, और दूसरा लोड शेडिंग के मामले में भी आपने बड़ी एफर्ट की कोशिश की। अब जब आप दोबारा 2024 के लिए एम कर रहे हैं तो इसमें 1 पॉइंटर एजेंडा, जैसे आप खुद बयान फरमा रहे हैं, इकॉनमी है। मैं कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा और मिल के काम करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। मिल के काम करने की मुराद ये है कि सारों का पाकिस्तान है। हाँ। कोई एक पार्टी अपनी हुकूमत तो चला लेगी, पाकिस्तान चलाने के लिए कंसेंसस चाहिए है। अब मैं इस बात को छोड़े, इमरान खान साहब की हुकूमत में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, मगर मेरी एक बिल्कुल मेरी जो है ना मुस्तकिल किस्म की राय रही है कि जब अदम एतमाद हुआ था, काश कि खान साहब असेंबली छोड़ने की बजाय, असीफे दिलवाने की बजाय, सूबाई असेंबली तोड़ने की बजाय पार्लियामेंट में बैठे होते। लेकिन आप जिस तरह से मुझे कह रहे हैं कि मुस्तकबिल की बात करें, लेकिन हमारी सियासी जमातों का एक मसला और है ना, इक्तिदार में आके फिर वो कहते हैं हमसे पिछली हुकूमत। आप लोग ये इस बार नहीं करेंगे? मैं पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, जी जी, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, सुनिए जी, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव बात में ये हो जाता तो आज पाकिस्तान में इतना फसाद ना होता है। नहीं हो गया, गुजर गया वक्त, आइए मिलके काम करते हैं। पीटीआई को भी इंशाल्लाह दावत जाएगी, मेरी इतला है, सबको दावत जाएगी। हाँ। कोई और दावत दे दे, जरूरी नहीं है नवाज शरीफ साहब ही दावत दे, जरदारी साहब बुला ले, कोई और बुला ले, मौलाना फजलुर रहमान साहब बुला ले। जब पाकिस्तान की बात आएगी, देखिए पाकिस्तान की आवाम को मैसेज तो देना है ना। तो जो बुलाएंगे, जिसके बुलाने पे कोई नहीं जाएगा, पाकिस्तान की आवाम को मैसेज नेगेटिव जाएगा ना कि एक नेशनल कॉज के लिए बुलाया, फलां पार्टी नहीं गई। हाँ। अपने इख्तलाफात नहीं है, इख्तलाफात को बाला ताक रखे। मैं जरा महमूद मौलवी साहब ये सारी बातें जो हम सुन रहे हैं, रजवाना साहब भी बड़ी अच्छी पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, और ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुजम्मिल भाई भी उसी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पॉजिटिविटी के साथ। हमें मसला पता है और हम उस मसले को पंचिंग बैग बना के उसके हल के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपने एक बात कही और उसी से मुताल्लिक फिर मैं एक सवाल सबसे राय ली, आपकी तरह मैं राय लेना चाह रहा हूँ। आपकी पार्टी का जाहिर है अपना एक मंशूर है, आपने कहा वो 300 यूनिट वाले मामलात या मोटरसाइकिल सवारों के लिए पेट्रोल की सब्सिडी, दीगर भी चीज़ें आप प्लान कर रहे होंगे। लेकिन मसला ये, आपने खुद ही कहा कि अगली पार्लियामेंट जो है वो, उसमें कोई ये पोजीशन नहीं है कि कोई एक सियासी जमात होगी, डेफिनेटली सब अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा डाल के पीसेज एंड बिट्स में वो करके एक हुकूमत बन जाएगी। फिर वो मुजम्मिल असलम साहब वाली बात है कि फिर जो बड़ी पार्टी है वो सारा टेक ओवर कर लेती है, तो फिर वो ग्रेटर गोल्स आपके जो है वो 300 यूनिट वाले या वो मोटरसाइकिल सवारों के बिजली वाले, वो कैसे मेक श्योर करेंगे कि जो इत्तेहाद हो, नो मैटर वॉट आप उसमें हो ना हो, कि वो सारी सियासी जमातों के एजेंडा का, मंशूर का ग्रेटर गुड रिफ्लेक्ट हो? देखिए, अभी रिजवाना साहब ने बड़ी अच्छी बातें की है। मेरे ख्याल से ये मैंने इतने अरसे के बाद इतनी पॉजिटिव बात मेरे ख्याल से कई शोज किए, कहीं नहीं सुने। बड़ी पॉजिटिव बात कर रहे हैं। देखिए, यही चीज़ें हम बात कर रहे हैं ना, अगर हमारे मंशूर में चीज़ें हैं और वो पॉजिटिव नज़र आती हैं और वो ड्यूएबल है, तो उसके ऊपर अगर लोग इत्तेफाक करेंगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं ये 18 माह की, मैं इसमें थोड़ा करेक्ट भी कर दूं, इसमें अनसर्टनिटी बहुत थी कि जी 2 माह में हुकूमत जा रही है, 3 माह में जा रही है, 1 महीने में जा रही है, अगले हफ्ते जा रही है। जब आप अनसर्टनिटी रखेंगे और अनस्टेबिलिटी उसी के साथ आएगी, देखिए उसकी वजह यह है कि आपको भी पता होगा, सबको पता है कि जी 2 महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, तो पूरे टर्म बड़े मुश्किलों से ये पूरा टर्म निकाला है। तो वो भी आप इनको दें। जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही था। अगर खान साहब जो है, क्योंकि जब उनकी सीट्स गई थी और वो उनको पता पड़ गया था कि एमक्यूएम पुल आउट कर चुकी है, वो अपोजिशन में बैठते तो आज हमारी इकोनॉमी की भी ये हालत नहीं होती। हमारी इकोनॉमी जो डैमेज हुई है जो है अनसर्टनिटी और अनस्टेबिलिटी की वजह से हुई है। हम पॉलिटिकल पार्टीज जो है बातें तो डेमोक्रेसी की और पॉलिटिक्स की करते हैं, मगर हम उसको प्रीच नहीं करते। देखिए, मेरा कहना यह है कि पहले जो है हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं है। 85% लोग खान साहब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो है असेंबलीज को अंदर हम जो है हमें जाने दिया जाए, मगर क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं थी उन्होंने कहा नहीं। 99% लोग कह रहे थे कि केपी की गवर्नमेंट को डिसॉल्व नहीं किया जाए, डेमोक्रेसी नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं डिसॉल्व करना चाहिए। यही तो बदकिस्मतियां हैं जो कि आज अनसर्टनिटी की वजह से आज इकोनॉमिक का जो लॉस हुआ है
ये किसी के खाते में जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप अगर इस मुल्क को किसी ना किसी तरीके से अनस्टेबल करेंगे, देखिए ना इकोनॉमी अनस्टेबल क्यों हुई? अगर बाकायदा तौर पे ये ऑपोजिशन में बैठते, ये हुकूमत चलाते, जो भी चलाता, उसके बाद इलेक्शंस होते, तो आज अनसर्टेनिटी नहीं होती, आज इकोनॉमी के ये हाल नहीं होता। उसकी वजह कि हम करते क्या है, हम तनकीद बराए तनकीद करते, तनकीद बराए इस्लाह नहीं करते। जिस दिन हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, ये मुल्क आगे की तरफ जाएगा। यकीनी तौर पर ये जो मामला है, मैं जरा इसमें मुज़म्मिल भाई मेरा सवाल भी ले लें, फिर आप रिस्पॉन्ड भी कर दीजिएगा। जब वो 30-30 रुपए बढ़ रहे थे, मिफ्ता साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, बढ़ाते थे, उन दिनों मुझे याद है मैंने हमाद अजहर साहब से पूछा था कि हमाद साहब आपकी जो सारी कैंपेन है वो इस वक्त ये है कि हमें क्यों निकाला, वो नवाज शरीफ साहब वाली, और आप पेट्रोल के मामले पर सड़कों पर नहीं थे। आपको नहीं लगता कि वो गोल्डन पीरियड जहाँ आपने पॉलिटिक्स करनी थी फॉर द बेटर गुड, वो भी आपने मिस किया है? महमूद मौलवी साहब की बात को लिंक करते हुए इसका भी जवाब दे दें। देखिए, मैं पहले तो ये बोलूँगा कि महमूद भाई मेरे बड़ा ताल्लुक है, मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं और हम अक्सर मुलाकात भी रहती है। महमूद भाई से मेरा सवाल ये है कि महमूद भाई अप्रैल 22 पे जो है बात तो कर रहे हैं, लेकिन अप्रैल 22 के बाद इन्होंने जो है आमिर लियाकत की सीट से इलेक्शन भी लड़ा। हाँ। और जो है फिर उसके बाद ये जीते भी और इन्होंने वोट भी लिया और असेंबली में भी गए, ठीक है ना। तो महमूद भाई का जो है इस वक्त अगर वो अप्रैल 10 के मामला 2022 के मामलात में इनका इख्तलाफ था तो इनको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए था, मेरी गुजारिश है इनसे। अब बात ये आ गई कि हमाद अजहर की बात है। देखिए, हमने 16 महीने कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश की। आपको बताएंगे जून में कितने बुरे हालात थे। ये गवर्नमेंट जो है फेल हो गई थी IMF प्रोग्राम लेने में। IMF ने हमसे राब्ता किया, IMF ने कहा हम स्टैंड बाय प्रोग्राम देना चाहते हैं, लेकिन आपकी कंसेंट जरूरी है। उस पर जो है चेयरमैन और जो है बाकी सारे लोग, IMF हमसे मिलने आया वॉशिंगटन से डायरेक्ट, उन्होंने हमें जो है ब्रीफ किया 1.25 घंटा। उसके बाद हमने फॉर द गुड ऑफ मतलब कंट्री, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री उस प्रोग्राम से एग्री किया, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जिससे हम डिसएग्री कर रहे थे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जैसे ही वो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद आप देखें जो जिस तरीके से क्रैकडाउन किया, उसके 1 महीने में जो है खान साहब को भी अरेस्ट कर लिया और चीजें होना शुरू हो गई। तो इधर हम हाथ बढ़ाते थे और जैसे ही काम निकलता था पीछे से डंडे पड़ना शुरू हो जाते थे। तो आप मुझे बताएं, पेट्रोल जब बढ़ता था हमने उस पर भी सियासत नहीं की, अभी गैस की कीमत बढ़ी है उस पर भी सियासत नहीं की। आप मेरे वीलॉग्स उठा के देखें, अभी डॉलर जब 350 रुपए 325 जाता था, मैं बार बार बोल रहा था कि ये 270-80 का होना चाहिए, उसके हल भी बताते रहे, ठीक है ना। तो ये हमने जो है, जब हमारे पास ये 16 महीने थे, हमने ठीक है इलेक्शन की डिमांड रखी, उस पर प्रेशर रखा, लेकिन मईशत पे कोई गड़बड़ नहीं की। आप वो हमारे 3.5 साल उठाए, यानी आप समझते हैं कि 16 महीने में आपका तर्ज अमल था सियासत थी असेंबली में। देखिए, मैं एक बात वक्त की कमी है मुज़म्मिल भाई, वक्त की कमी, आई एम सॉरी, लेकिन थैंक यू सो मच, आपका पॉइंट आ गया। रजवाना साहब ने बड़ी पॉजिटिव बातें की, मुझे खुशी कि सारी सियासी जमातों ने एक अच्छे नोट पे से कंक्लूड किया और एक दूसरे की तरफ हाथ भी बढ़ाया। अल्लाह करे ये हाथ जो है वो इस मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए चले। और वो जो मंशूर वाली बात कर रहे हैं कि मंशूर एक जैसा हो, या कम अज़ कम फॉर द ग्रेटर गुड बड़े बड़े पॉइंटर्स हम डिसाइड कर लें, मोटी मोटी चीज़ें हम डिसाइड कर लें कि किस तरह से मुल्क की इकॉनमी को लेकर चलना है। क्योंकि हमारे यहाँ मंशूर का एक मसला रहा है कि हमारा जो मंशूर है वो लोगों से डिसकनेक्टेड होता है और इक़्तिदार में आने के बाद खुद सियासी जमात भूल जाती है कि उसने मंशूर बनाया क्या था, लोगों को बेचा क्या था और किस तरह से उसने उसको एग्जीक्यूट करना है। और इक़्तिदार में आकर सिर्फ 1 पॉइंटर एजेंडा रह जाता है, वो है इंतकाम की सियासत, जिससे हमें बचना होगा। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।